नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को चुनौती देकर मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। 2025 में जहां जनसुराज का प्रदर्शन बेहद कमजोर था, वहीं अब खुद चुनावी मैदान में उतरकर पीके अपनी राजनीतिक ताकत की असली परीक्षा देने जा रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या ये समर्थन वोट में बदलेगा? क्या शहरी नाराजगी और कम मतदान का जो गणित है वो बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएगा, या फिर कमल एक बार फिर अपना गढ़ बचा लेगा? और आरजेडी के उम्मीदवार के मैदान में होने से मुकाबले का समीकरण जो है वो कितना बदल गया है, इन सबको लेकर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे बिहार सरकार के फैसले को लेकर, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है। करीब 8 साल बाद राज्य सरकार स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर फिर से टोल टैक्स जो है वो लगाने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे हर साल 700 से 800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, लेकिन इसका सीधा जो असर है वो सफर या बस किराए और माल ढुलाई की लागत पर पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार जो है वो आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए जनता पर नया बोझ डाल रही है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्योंकि लगातार अभी जो चर्चा है वो बांकीपुर को लेकर ही हो रही है, तो हम भी बांकीपुर से ही शुरुआत करते हैं। बांकीपुर को चुनकर प्रशांत किशोर ने जो है वो सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत किले को चुनौती दी है। जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे और इस सीट पर मतदान करीब 41% हुआ था। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि मतदान की प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम रहती है इस सीट पर, या पिछले चुनाव में हम देखें तो काफ़ी कम रही। तो पीके का दाव है कि अगर कम वोट डालने वाले जो शहरी मतदाता हैं बाहर निकले और बीजेपी से नाराज वोट एकजुट हों तो मुकाबला जो है वो रोचक बन सकता है। ऐसे में सवाल है कि ये गणित वोटों में बदलेगा या बीजेपी अपना गढ़ बचा सकेगा? 2025 चुनाव में जिस तरह से जनसुराज को सिर्फ 3.4% वोट मिले थे, 238 में से 236 उम्मीदवार की जो है वो जमानत जब्त हो गई थी। और इस चुनाव में खैर खुद पीके तो मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन चुनाव इस बार वो लड़ रहे हैं। अगर जीतते हैं तो बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा, लेकिन अगर हारते हैं तो क्या वे खुद को बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे के रूप में स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कई तरह की बातें चल रही थी कि प्रशांत किशोर अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनका एक तरह से इस बार खैर आखिरी मौका है, तो प्रशांत किशोर क्या खुद को प्रूफ कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से मैदान में आए हैं, अपने चेहरे को झोंक दिया है मैदान में, ये प्रशांत किशोर के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से उनका 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा, अगर वो इस वक्त वो चुनाव में नहीं होते, कम से कम मीडिया अटेंशन मिल रही है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था आने वाले चुनाव में गुमनाम हो जाए। लेकिन वो कितना मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी के इस घर में, ये एक चुनौतीपूर्ण उनके लिए स्थिति है। देखिए, अगर आप बीजेपी के नजरिए से समझेंगे तो बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ अनुकूल नहीं है। हालांकि उनका घर है, हमेशा यहाँ से नितिन नवीन जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जितनी परिस्थितियां बीजेपी के लिए प्रतिकूल है, वैसा प्रतिकूल अब तक बांकीपुर में बीजेपी के लिए कभी रहा नहीं है। एक तो बीजेपी का जो आंतरिक जो कलह है, जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद है, वो बरबस रह के बाहर आता है और सार्वजनिक तौर पे आता है उनके नेताओं के द्वारा। तो वो भी एक है कि बीजेपी में अभी एकजुटता नहीं है, लेकिन क्या उसका प्रभाव वोट पे होगा या नहीं, ये और उसको कैसे प्रशांत किशोर साथ पाएंगे, ये उनके रणनीति के अनुसार तय होगा। लेकिन इतना तो सत्य है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कारण बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है, बिहार प्रदेश इकाई, वहां के भाजपा नेताओं में अब एकजुटता नहीं है। जो जितनी बिखराव इस वक्त है उतना पहले नहीं रह पाया है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर बार बार ये बोलते हैं कि अगर आप सम्राट चौधरी से खुश नहीं है तो हमें वोट दें, यानी जो बिखराव है उसको संबोधित करना चाहते हैं। दूसरी जो स्थिति ये है,
वो स्थिति भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के भी है। वो तो उसकी जो आग है वो बिहार से लेकर के यूपी तक जा रही है, तो उसका भी एक प्रभाव यहाँ पे होगा। यहाँ भी जो सामान्य जातियां हैं उसमें अगर आप कायस्थ को छोड़ दें तो राजपूत अच्छी खासी तादाद में है, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो भी एक वोट बैंक है जिससे कम से कम हार और जीत का फैसला हो ना हो, बीजेपी के जीत का जो मार्जिन है वो तो कम सकता है। इसके अतिरिक्त एक और मसला है, वो है नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। स्वयं नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भी सहयोगी माने जाने वाली जो संघ हैं, इन लोगों में कोई उस तरीके का उत्साह नहीं है। ये भी एक स्थिति ये है, फैक्ट बात है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में स्थानीय लोगों में कोई उत्साह नहीं है। ये 3 ऐसे कारण हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती हैं। अब इन तीनों को कैसे बीजेपी साध लेगी? एक और मसला है, वो है नीतीश कुमार की स्थिति। नीतीश कुमार जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के पद से हट करके राज्यसभा गए और फिर वो जदयू के अंदर जो नीतीश कुमार को लेकर के जो कलह है, तो वहां भी जो उनके जो अति पिछड़ी जाति और लौकुश समाज के जो राजनेता हैं, इन लोगों के बीच की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहां का जो तनाव है, वो भी एक मायने है। इसको भी प्रशांत किशोर साध सकते हैं। तो इस तरीके से सभी परिस्थितियां बीजेपी के लिए अनुकूल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी बांकीपुर का जातिगत समीकरण है, जैसे वैश्य समाज है, कायस्थ समाज या यहाँ पे पासवान समाज आदि जो भी हैं, वो जो अगर आप डेमोग्राफी की बात करेंगे, जातिगत समीकरण की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बीजेपी का कोई बहुत ही मजबूत किला है, लेकिन हाँ इतना सत्य है कि बीजेपी लगातार जीते आई है, तो इसको भेद पाना प्रशांत किशोर के लिए कठिन हो सकता है। अब इन जिस तरीके की नाराजगी है लोगों की, जो कि आप एनडीए खेमे की ही है, उन नाराजगी को प्रशांत किशोर अपनी ओर कैसे मोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात है। या उतना उनके पास वक्त है जो जितने कम समय में चुनाव की घोषणा की गई वो मोड़ने में सफल हो पाए या ना हो पाए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई भी कारण पे विश्वास करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसमें नितिन नवीन की जो स्थिति है वो मजबूत है। नितिन नवीन का एक मुस्त वोट जो वहां बहुसंख्यक है, कायस्थ समाज वो है, वैश्य समाज भी लगभग, भले ही आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन वैश्य समाज भी जो बहुसंख्यक है, अगर आप माने 90% के आसपास बीजेपी के साथ जुड़ा है। अन्य भी जो जातियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो और नितिन नवीन का लोकप्रियता नितिन नवीन की मानी जाती है या कही जाती है। इस तरीके से नितिन नवीन का जो पक्ष है वो मजबूत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी परिस्थितियां उनके ही अनुकूल है। लेकिन हाँ, इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिल पाए या न मिल पाए, ये एक अलग विषय है। सर, प्रशांत किशोर का ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ सिर्फ जन सुराज नहीं बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संवाददाता रुपेश जी ने जब बातचीत की थी प्रशांत किशोर से, तो उनका ये कहना था कि सिर्फ आरजेडी कांग्रेस नहीं, उनके साथ बीजेपी के भी वर्कर्स हैं और उनका भरोसा शहरी नाराजगी, अगड़ी जाति के वोट और एंटी बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण पर है। लेकिन क्या ये दावा मतदान वाले दिन वोटों में बदल पाएगा, या फिर कार्यकर्ताओं का जो साथ है वो सिर्फ दावों तक ही सीमित रहेगा, जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अपने भाषणों में कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चा करते हैं, कभी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा करते हैं, और इन बातों को लेकर के जो नाराजगी है उनके अपने समर्थकों में यानी जदयू के अंदर और बीजेपी के अंदर इसको संबोधित करना चाहते हैं। दरअसल अगर आप सीधी सपाट लड़ाई यानी जन स्वराज बनाम बीजेपी अगर लड़ते हैं तो इस लड़ाई को जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर जो अंदर खाने में बीजेपी में के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर के नाराजगी और जदयू में नीतीश कुमार के हटाए जाने के कारण वहां के अति पिछड़े नेताओं में जो नाराजगी है, यानी अगर आप ललन सिंह बनाम अति पिछड़े नेताओं के बीच जो गुटबंदी रह के जो जदयू कार्यालय में उभर के आती है, इन नाराज तबकों को अगर संबोधित किया जाए तभी जाकर के जन स्वराज का प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा।
इसीलिए प्रशांत किशोर अपने भाषणों में बार-बार नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की चर्चा किया करते हैं। साथ ही एक और स्थिति ये है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कारण ऐसा नहीं है कि कोई बांकीपुर में या पटना के स्थानीय लोगों में सभी जातियों में कोई उत्साह हो, कोई एकजुटता हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कायस्थ जो समाज के लोग हैं, उन लोगों में उत्साह हो सकता है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो पहली दफा बीजेपी इन 3 स्थितियों से घिरी है। यानी इस तरह की प्रतिकूल स्थिति बीजेपी के लिए इससे पहले के चुनाव में नहीं रही है। तो इन 3 स्थितियों को लेकर के प्रशांत किशोर का ये बयान भी आता है और ये कि जदयू के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो वास्तव में अगर वो उस नाराजगी को एड्रेस करने का जो उनका प्रयास है, वो सफल होता है, तो तब जाकर के जन स्वराज की जो स्थिति है वो अच्छी हो पाएगी। जीत के लिए तो स्थिति तभी हो पाएगी ना जब जो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो और बीजेपी बनाम जन स्वराज हो, क्योंकि बीच में आरजेडी के भी अपने उम्मीदवार हैं। तो अगर बीजेपी बनाम आरजेडी की जो लड़ाई आमने सामने की लड़ाई हो, तब जाके सोचा जा सकता है कि जन स्वराज जीते या ना जीते। अभी तो जो मुकाबला है और उस मुकाबले में जन स्वराज उस तरीके से दिखता नहीं है। हाँ, जो उनका जो नाराज तबका है, जो उन पार्टियों का नाराज तबका है एनडीए का, उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमेशा कम होता है। 40-41% से अधिक तो कभी हुआ ही नहीं है। इसका कारण एक शहरी मतदाता जो घर से बाहर निकलते नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर अगर अपने भाषणों के जरिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए या अपने कैंपेन के जरिए मतदाताओं को अधिक संख्या में घरों से बाहर निकालते हैं, तो अगर 40% 41% से ज्यादा मतदान होता हो, ज्यादा का मतलब है अगर 50% या 55% तक मतदान होता हो, तब ये हो सकता है कि जन स्वराज के खाते में वोट जा रहा हो। अगर मामूली 1% के आगे पीछे की बात हो, तब तो हो सकता है कि वो उत्साह बीजेपी को लेकर के भी हो या बीजेपी के समर्थक प्रशांत किशोर के कारण और एकजुट या एक और गोलबंद हो गए हैं। लेकिन अगर वो मतदान प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाए, 5%, 10% की उसमें बढ़ोतरी होती हो, तब जाके जन स्वराज की स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि एक फैक्ट है कि बिहार में जहां भी चुनाव होता है, जातिगत समीकरण एक यथार्थ होता है और इसमें जन स्वराज किसी भी जातिगत समीकरण का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। तो हाँ, वो जो असंतोष है जनताओं में, पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ताओं में, इसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन इतने कम दिनों के कैंपेन में कितना कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। सर, बीजेपी आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। अजीत कुमार लाली का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। वैश्य समाज से आते हैं, करीब 30 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने एक बार फिर रेखा कुमारी गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो वैश्य समाज से हैं और 2025 में नितिन नवीन से चुनाव हार चुकी हैं। और इसी बीच जो कांग्रेस और आरजेडी से कांग्रेस जो है वो आरजेडी से नाराज है और जो उम्मीदवार की मांग कर रही है और कह रही है कि जो ये हैं आरजेडी की उम्मीदवार हैं रेखा कुमारी गुप्ता, उनसे संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के जो नेता हैं और साझा उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं वो। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वैश्य वोट बटेंगे या किसी एक उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़े होंगे, और आरजेडी ने कैसे जिस तरह से बांकीपुर मुकाबले को अभी प्रशांत किशोर के लिए खास करके मुश्किल बनाया है। देखिए, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनके आने से प्रशांत किशोर का राह आसान भी हो सकता है, क्योंकि वो जो रेखा गुप्ता वैश्य समाज की हैं और स्थानीय तौर पे लोकप्रिय हैं। पिछली बार भी वो उनको 30% के आसपास वोट भी आया था। तो वो और ऐसे भी वो वैश्य समाज में तेली जाति से आती हैं, जिसका यहाँ पे प्रभाव भी है। उसके साथ साथ उनका जो बनिया समाज है, उन पे भी उनका प्रभाव है। तो वो जो सेंधमारी करेंगे या जो उनको जो भी वोट मिलेगा, वो समझिए कि जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, उसी में सेंधमारी होगा। जिस जातिगत समीकरण पे बीजेपी जीतती है, उसी में वो सेंधमारी करेंगे। हालांकि पिछली बार वो चुनाव भी लड़े थे, उससे बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर टक्कर में आते हैं, मामले को त्रिकोणीय बनाते हैं, वहां पे रेखा गुप्ता का प्रदर्शन अगर 40,000 या 50,000 के आसपास वो वोट ले लिए, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्योंकि उनको जो वोट मिलेगा, वो वोट केवल जाति के आधार पे या जो आरजेडी का जो समीकरण है उसके आधार पे ही मिल पाएगा। हाँ, आरजेडी और कांग्रेस में अब उम्मीदवारों को लेकर के टकराहट है।
कांग्रेस के तो दो तीन ऐसे नेता हैं जैसे शकील अहमद खां, ऋषि मिश्रा, इन लोगों ने तो प्रशांत किशोर के समर्थन की बात कही थी, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब जब आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की दावेदारी कर रही है। देखिए, असली एक लड़ाई और यहाँ पे है कि क्या महागठबंधन को प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फिर ये तय हो जाता कि प्रशांत किशोर ने पिछली चुनाव में भले ही कोई प्रदर्शन न किया हो या बांकीपुर चुनाव भी वो जीते या न जीते, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उनके चेहरे पे विश्वास किया। जिस पार्टी का विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गया, उसके चेहरे पे आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी कैसे विश्वास कर लेगी। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन है, इसको लेकर के भी एक यहाँ पे जंग है। आपको याद होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी पे हमलावर थे, जिस तरीके से हमलावर थे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल आदि नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो जो महागठबंधन थी वो विपक्ष की भूमिका से पीछे खिसक गई थी। जिस पार्टी के पास न कोई सांसद है, न विधायक है, और वो धारदार तरीके से सरकार पे हमलावर है, तो यहाँ भी वही एक जंग है। अगर प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे आते हैं, जीते न भी जीते, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे आते हैं, वो आरजेडी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट ले आते हैं किसी भी अगर हाल में, तो फिर यहाँ पे ये भी एक सवाल होगा कि क्या विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर आ गए। प्रशांत किशोर अपने इकलौता इस सीट के प्रदर्शन से अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इसलिए भी पूरी मुस्तैदी के साथ आरजेडी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तो अपनी टकराहट गठबंधन के अंदर में भी है। उधर बीजेपी जो अजीत कुमार लाली जो वैश्य समाज से आते हैं, उनको भी वो खड़ा कर सकती है। हालांकि एक नीलरतन घोष के नाम की भी चर्चा है, लेकिन अजीत कुमार जो लाली हैं वो वैश्य समाज से आते हैं, गोरघर मंडल के वो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वैश्य समाज के वोटों में रेखा गुप्ता के कारण बिखराव न हो सकता है, इसीलिए वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि वैश्य समाज में भी पहले की तरह बीजेपी को लेकर के हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में गोलबंदी न दिखे। ऐसा इसलिए कि 2025 के चुनाव में कुम्हरार में जब संजय गुप्ता को टिकट मिला था, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, और यहाँ से कायस्थ समाज का टिकट काट लिया गया था, तो जिस तरीके से कायस्थ लोग सड़क पे आ गए थे, उसकी प्रतिक्रिया वहां के बांकीपुर के भी वैश्य समाज में थी कि हमारे अगर हमको प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाता है तो कायस्थ समाज हमको वोट नहीं देता, जबकि हम कायस्थ नेता को, कायस्थ उम्मीदवार को आंख मूंद के वोट देते हैं। ये भी एक जो नैरेटिव है वो वैश्य समाज में मौजूद है। तो हो सकता है वैश्य की उस नाराजगी को दूर करने के लिए नितिन नवीन अजीत कुमार लाली को यहाँ पे दे दें, सीट दे दें, क्योंकि जो कायस्थ की जो गोलबंदी है वो तो नितिन नवीन के चेहरे पे ही रह जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कायस्थ को सीट नहीं मिलेगा तो कायस्थ नाराज हो जाएंगे, लेकिन वैश्य नाराज हो सकते हैं। तो इतना तो तय है कि अब हर जाति की जो गोलबंदी है उसकी चिंता अब बीजेपी को होने लगी है। बिल्कुल सर, बिहार सरकार 8 साल बाद स्टेट हाईवे, बड़े पुल और बाईपास पर फिर से टोल टैक्स लगाने जा रही है, और सरकार का लक्ष्य है कि इसे हर साल 700-800 करोड़ रुपए जुटाने का है। नई दरों के मुताबिक कार पर जिस तरह से 1.25 रुपीज़ पर किलोमीटर, छोटे कमर्शियल वाहन पर 2 रुपये और बस ट्रक पर 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर तक टोल लगेगा। इसका असर जो है वो बस किराए, माल ढुलाई और रोजमर्रा के सफर की लागत पर पड़ेगा। इस बीच बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी करने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जो है वो आर्थिक संकट से उबरने के लिए जनता पर जो है वो नया बोझ डाल रही है? देखिए, सरकार नया बोझ तो डाल ही रही है। जो स्टेट हाईवे और बड़े पुल, इन पे जो टैक्स की घोषणा की है, ये सरकार इसके जरिए साल में 7 से 800 करोड़ रुपए उपार्जित करना चाहती है, लेकिन सरकार इस वक्त घाटे में चल रही है। एक बात मैं ये कह दूं कि अभी यहाँ बिहार में कुछ देर पहले जो डिप्टी सीएम हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि टोल टैक्स वाले जो सरकार का जो निर्णय है इस पे फिर दोबारा विचार होगा। हालांकि ये बिहार के कैबिनेट में पास हो चुका है, लेकिन इस निर्णय पे वो दोबारा विचार करेंगे। लेकिन जो ये जो नियम आया है स्टेट हाईवे पे और बड़े पुलों पे चलने के, जो टोल टैक्स लगाने का जो नियम आया है, दरअसल बिहार सरकार का खजाना खाली है। बिहार सरकार का खजाना खाली है, ये तो बहुत ही सरल तरीके से दिखता है। 10 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कई महीनों से, 4-5 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा।
पेंशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी नहीं मिल पा रहा है, जो महिलाएं हैं वृद्धा पेंशन आदि जो लेते हैं उनको भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जो 2025 2020 से 25 जिस तरीके से वेलफेयर स्कीम सरकार एक के बाद एक लागू करती गई, खासकर चुनाव के दरमियान, इससे सरकार के खजानों पे बहुत एक तरीके से भार पड़ा है। लगभग 41,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा है, जो राज्य की जो जितनी भी राज्य सरकार की जो कुल अर्थव्यवस्था का 4% है। अकेले जो महिलाओं को जो 10,000 रुपए मुफ्त में देने और बाद में 1,90,000 रुपए देने की जो घोषणाएं हैं, उनमें जो 10,000 रुपए उन्होंने जो दे दिया है, उसके कारण भी सरकार पे 27,000 करोड़ का भार पड़ा है। तो इस तरीके से अब सरकार का खजाना बिल्कुल खाली है, और सरकार का खजाना खाली होने के कारण बहुत कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो रुक चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में 38% की गिरावट आई है, सरकार खर्च ही नहीं करना चाहती है। कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिसको लेकर के सरकार घोषणाएँ कर दी हैं, पैसों की घोषणाएँ कर दी हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। देखिए, अगर इसी साल जनवरी से मार्च तक अगर आप देखेंगे, तो सरकार 813 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की थी, और जनवरी से मार्च तक, और अप्रैल से और जुलाई तक वो जो उनका जो दर है वो घट गया, और लगभग 400 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। लेकिन घोषणाएं सरकार कर दी हैं, पैसा एक भी जारी नहीं हो पाया है। और इसका कारण ये भी है कि एक तो वेलफेयर स्कीम में पैसा जा रहा है, ऊपर से निवेश नहीं हो पा रहा है, पूंजीगत जो निवेश है वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप 2024 से 25 में आप देखिएगा कि बिहार में लगभग 125% पूंजीगत निवेश हुआ था, जो 2025 से 26 में घट करके 87-88% के आसपास हो चुका है। तो बिहार सरकार का खजाना खाली है, इसीलिए वो टोल टैक्स पे बढ़ा रहे हैं। टोल टैक्स पे 8 साल बाद बढ़ा है। हालांकि जो नेशनल हाईवे पे जो टोल टैक्स केंद्र सरकार लेती है वो तो यहाँ पे लागू है, लेकिन बिहार सरकार की है। बिहार सरकार जिस तरीके से की है, इसके कारण महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में या किसी भी राज्य में जो सबसे बड़ी जनसंख्या होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रहती है, तो किराए में भी बढ़ेगा। इस बार तो मतलब दोपहिया वाहन, अगर मोटरसाइकिल पे भी टोल टैक्स लगेगा, उसमें कुछ नियम बना दिए गए हैं, ऐसे कि जहाँ पे मोटरसाइकिल जाने के लिए रास्ते नहीं है, वहां पे अगर कोई नेशनल स्टेट हाईवे पे जाता है तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे बना हुआ है जाने के लिए, सबवे वगैरह बना हुआ है, वहां पे उनको नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके का नियम बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं से मोटरसाइकिल पे भी टोल टैक्स देना पड़ेगा, जो बिहार में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा। और भारी वाहनों पे है, अगर बस से लेकर ट्रक पे जो भारी वाहन है वो 4 रुपये 25 पैसे से लेकर के 8 रुपये 10 पैसे तक का प्रति किलोमीटर की दर से उनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो, हालांकि ये जो टैक्स है उससे उनको 700 से 800 करोड़ रुपए ही आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। ये 41,000 करोड़ का जो ये जो खजाना खाली है, इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। दरअसल बिहार में बहुत जो पहले जो शराब से टैक्स आता था, तो शराबबंदी होने के कारण वो भी टैक्स चला गया। उसके बाद जो जमीन की खरीद बिक्री होती थी, बिहार में इकलौता राजस्व वहीं से आता था, और उस पे भी जो 11 जिलों में जो रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई है, तो वो भी एक जो राजस्व आने का जो रास्ता था वो भी बंद हो गया। और जो बिहार सरकार ने 10,000 रुपये हर महिला को हर घर में दिया, वो दिया था स्वरोजगार के लिए, लेकिन सरकार को ऑडिट करना चाहिए। इर्द गिर्द देखने पे कहीं ऐसा मिलता ही नहीं है कि कोई महिला स्वरोजगार की ओर बढ़ा। जो 2 लाख रुपए देने की बात थी, जिसमें से 10,000 रुपए दे दी गई है, कहीं भी कोई भी महिला स्वरोजगार की ओर से समाज में अगर आप देखेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाई है। जो पहले जैसे थे, जो लोग पहले रोजगार करते थे, वही कायम है, उन्हीं का रोजगार है, नया कोई रोजगार नहीं बन पाया। तो अगर आप पैसे खर्च करते हैं, अगर जितने को पैसे दिए, जिन महिलाओं के हाथ में गया, अगर सरकार ये गाइडलाइन करे, सर्विलांस करे कि हर महिला स्वरोजगार की ओर बढ़े, तो तब तो ये जो योजना है वो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है, क्योंकि हर घर की महिला स्वरोजगार करने वाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये भी जो योजना है वो एक तरीके से फेल हो चुका है। इसके कारण भी ये जो ऐसा लगता है जैसे मानो एक वेलफेयर स्कीम है, मतलब रोजगार वाली जो योजनाएं हैं, उसके बदले में सरकार को तो कम से कम बेरोजगारी दूर करने का क्रेडिट तो मिलता है, वेलफेयर स्कीम में तो वो भी नहीं मिलता है। तो 10,000 की जो स्वरोजगार योजना है वो वेलफेयर स्कीम की तरह साबित हो गया है। तो यही कारण है कि सरकार इस तरह का जो टोल टैक्स आदि का जो नियम लाती है।
बिल्कुल। जी। जिस तरह से आपने बताया कि डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने टोल टैक्स को लेकर अभी फिर से मंथन कर रही है सरकार, और इस पर आगे जो भी आगे बढ़ेगा, आगे जो भी फैसले आएंगे हम अपने दर्शकों तक ज़रूर लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।